नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल हम लोग में, जिसमें मैं राजनीति के बारे में विश्लेषण किया करता हूं। और इससे पहले कि मैं विषय पे आऊं, आप सबसे अनुरोध है कि आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और साथ में वो बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो कल का दिन जो 17 मार्च का दिन था, वह काफी विशेष था भारत के की राजनीति में या भारत के वर्तमान परिदृश्य में, जहां पर एचएम रिलेटेड कुछ चीजें हुई थी। एचएम यानी, वैसे तो एचएम का मतलब हिंदू मुस्लिम है, और ये विशेषकर हिंदू मुस्लिम दंगों से जब होते हैं तो हिंदू मुस्लिम दंगों के समय में यूज किया जाता है। लेकिन हिंदू मुस्लिम एकता की बात भी जब होती है तो इसको भी किया जाता है। कुछ दिन पहले मेरे एक मुस्लिम मित्र से बात हुई थी, और वो महू में जो होली के दिन, होली या नहीं, होली नहीं, भारतीय जीत के बाद, चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय जीत के बाद जो कुछ अप्रिय घटना है उसके बारे में बोला था, तो उसने ये वर्ड एचएम यूज किया था। तो अ, देखिए कि कुछ लोग अभी इसको, मतलब हिंदू मुस्लिम दंगों को की जगह वो एचएम इशू बोलने लगे हैं। मतलब वहां भी थोड़ा कुछ बैकफुट पे जाके, या मतलब विड्रॉन कंडीशन में ऐसा बोलते हैं। तो खैर, कल दो घटनाएं हुई। एक तो वक्फ जो बिल, जो संशोधित वक्फ बिल इंट्रोड्यूस किया जाना है लोकसभा में इस सत्र में, संसद के इस सत्र के शायद अंतिम सप्ताह में पेश किया जाएगा। और शायद गवर्नमेंट चाह रही है कि इसे ईद के बाद पेश किया जाए, ताकि जो मुस्लिम लोग हैं उनको आसानी से ईद मनाई जा सके, और फिर उनको दंग जो प्रदर्शन वगैरह करने की कोशिश हो वो टल जाए। लेकिन राजनीतिक विवेक तो ये कहता है इनको रमजान के दौरान ही करना चाहिए, क्योंकि रमजान के दौरान इस तरह के आंदोलन करना वर्जित रहता है। पर खैर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का डिसीजन है, और उनके डिसीजन को के बारे में किसी को कुछ समझना या उसकी विश्लेषण करना हर किसी के बस की बात नहीं है। और वो क्या करते हैं वो खुद ही जानते हैं, और सही समय पे सही डिसीजन लेते हैं, ऐसा अब तक का इतिहास बता रहा है। तो कल वक्फ बोर्ड के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में, सबसे पहले बात तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का वक्फ एक्ट से क्या रिलेशन है, ये मतलब समझ में नहीं आया। क्योंकि वक्फ वक्फ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दोनों अलग अलग हैं, और ये दोनों चीजें जो बनी है ये बाद में बनी है, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद में। खैर, तो उनका उन्होंने 13 तारीख को परमिशन मांगी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि होली के दिन कुछ इस तरह का हंगामा किया जाए। तो सरकार ये चाहती थी कि नहीं, होली के दिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर होली के दिन हुआ तो फिर इसको पब्लिसिटी उतनी नहीं मिल पाएगी जितनी कि नॉर्मली मिलती, क्योंकि लोग फिर उस समय उसके बाद होली के हुड़दंग में बिजी हो जाते। तो सरकार ने उसको 13 तारीख का, वैसे जो ट्रेडिशनल सोच वाले लोग ये कहेंगे कि लोग नहीं चाहते कि कोई अप्रिय घटना हो 13 तारीख को, इसलिए सरकार ने इसे उस दिन परमिशन नहीं दी, तो वो 17 तारीख को किया गया। 17 तारीख को कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, और फिर उसमें उन्होंने करीब 8 बड़ी पार्टियों को बुलाया, जिसमें टीएमसी, शिवसेना, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस वगैरह को बुलाया गया। इसमें कोई भी इन पार्टियों का बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ। एक मास बात, मतलब मुस्लिम नेता भी इसमें बड़े नेता शामिल नहीं हुए, कांग्रेस का कोई मुस्लिम बड़ा नेता शामिल नहीं हुआ। कांग्रेस के केवल शुरुआत खुर्शीद शामिल हुए। टीएमसी जो सबसे बड़ी, जहां पर बंगाल में जहां पे सबसे ज्यादा इसका विरोध हो रहा है, उसमें भी महुआ मोइत्रा को भेजा गया, जिसकी वक्फ बिल या किसी भी कानून के बारे में कितनी जानकारी होती है इसके बारे में आप कोई भी अंदाज अंदाज लगाया जा सकता है। आरजेडी, समाजवादी पार्टी आदि किसी का भी कोई बड़ा नेता इसमें शामिल नहीं हुआ, सबने अपना एक छोटा नुमाइंदगी के रूप में भेज दिया। हाँ, एक कोई मैंने कल एक सुना था, कोई पंजाब से सिख बहुत जोर जोर से बोल रहे थे, और सिखों का वक्फ बिल से क्या संबंध है, ये भी बहुत समझ के बाहर की बात है। तो कुल मिला के एक तरह से फ्लॉप शो रहा। और सरकार, इसकी वैसे दिल्ली में परमिशन नहीं थी, तो शायद बिना परमिशन के ये हुआ था। और जब 1 या 2 बजे बाद पुलिस ने उनको कहा कि आप हट जाइए, तो वो वहां से हट गए। तो सरकार शायद ये दिखाना चाहती थी कि ये किस तरह से फेल हुआ है, इसीलिए दिल्ली पर पुलिस ने जब बिना परमिशन के भी वहां एकत्रित होना शुरू हुए तो वहां पे उसको अलाउ किया। तो कुल मिला के एक फ्लॉप शो रहा। न तो इसमें कोई बहुत प्रबुद्ध नेता विपक्ष दल के आए, क्योंकि अब सारा विपक्ष इंक्लूडिंग कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, तम टीएमसी, यहाँ तक कि इनविटेशन जो साउथ की पार्टियां हैं उनको भी गए थे, बीआरएस को भी गया था, डीएमके को भी गया था, पर उनका कोई खास रिप्रेजेंटेशन नहीं है। उनके इवन मुस्लिम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो भी नहीं आए। तो इन सब लोगों का मानना अब यह है कि
अगर वो इससे इसमें शामिल होते, बड़ा नेता उनमें शामिल होता, लास्ट से फॉर एग्जांपल ममता बनर्जी होती या अखिलेश यादव होते या फिर लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव सम्मिलित होते, तो जो हिंदू वोट है, और जो हिंदू वोट का और ज्यादा पोलराइजेशन होता। तो ये उनका एक इस तरह से अब रियलाइजेशन है कि अब वो केवल मुस्लिम वोट बैंक पे ही नहीं जी सकते, चुनाव नहीं जीत सकते, और हिंदुओं का वोट एक बहुत अब अहम हिस्सा है। और इस तरह की कोई भी हरकत अगर वो करेंगे तो वो सीधा सीधा वो हिंदुओं को वोट को कंसोलिडेशन की तरफ जाएगा, और आप तो जानते हैं कि हिंदू अगर वोट का कंसोलिडेशन होगा तो किसका फायदा होगा। तो इस तरह से इन सभी लोगों ने लगभग ये मान लिया है कि वक्फ बोर्ड का जो संशोधन है बिल, वो तो अब आएगा ही, और उसको पास भी किया जा सकता है। मोस्ट प्रोबेबली इसी सत्र में होगा। हालांकि अभी तक सरकार ने इसका कोई इंडिकेशन नहीं दिया है, पर इस बजट सेशन के अंतिम सप्ताह में इसको जरूर पेश किया जाएगा, और हो सकता है पास भी कर दिया जाए। तो ये तो रही वक्फ बिल की कहानी। कल एक जो दूसरी दुर्घटना हुई वो पंजाब महाराष्ट्र से संबंधित है। महाराष्ट्र में जो अभी शावा करके फिल्म आई है, जिसमें महाराज संभाजीराव पर अत्याचार औरंगजेब द्वारा किए जाने का को डिपिक्शन किया गया था। तो इससे सारे महाराष्ट्र में एक कल बंद या कुछ आंदोलन का आयोजन किया गया था, जिसमें जो औरंगजेब की जो मजार है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बात की गई थी। औरंगजेब की मजार मजार ऑर्डिनरी मजार थी, इसको एक चबूतरा वगैरह का रूप अंग्रेजों ने दिया। और फिर बाद में जब कांग्रेस सरकार आई देश में, जब भारत की अपनी जनता की चुनी हुई सरकार आई, तो उनने इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे दिया। तो अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस की रख रखाव करता है और इसको सुरक्षित रखता है। यानी कि भारत के टैक्स पेयर के खर्चे पर इसकी एक आता था, औरंगजेब था, उसकी मजार की रक्षा की जाती है। तो इसको हटाने के बारे में था, और इसमें तो कुछ जो वीएचपी बजरंग दल आई के नेताओं ने कहा था, जिसमें शायद सपोर्ट कुछ बीजेपी के लोगों का भी है। नीतीश राणा ने भी इस संबंध में कुछ बयान दिए थे। उनका कहा था कि यदि अगर आप सरकार खुद इसको नष्ट नहीं करेगी तो फिर इसको बाबरी मस्जिद का हाल इसका कर दिया जाएगा। और चूंकि अब महाराष्ट्र में गवर्नमेंट बीजेपी कम शिवसेना की है, तो फिर ऐसा हो सकता है। तो इसमें कहीं और नहीं हुआ, नागपुर में इसके खिलाफ दंगे हुए। वहां पर एक कोई झूठी अफवाह फैलाई गई, उसके बेस पर सुबह कुछ मुस्लिम संगठनों ने एफआईआर दर्ज की और मामला रफा दफा हो गया था। लेकिन शाम को फिर कुछ दंगे हुए। तो इसको नागपुर में इसलिए चुना गया है कि इस जगह चुनी गई है, तो पूरा प्री प्लान लगता है, क्योंकि देश में कहीं महाराष्ट्र में और कहीं भी हुआ था, वहां वहीं भी हो सकता था। नागपुर में इसलिए हुआ क्योंकि एक तो वहाँ आरएसएस का मुख्यालय है, और ये जो घटना है वो ये आरएसएस के मुख्यालय के आसपास ही हुई। जो अफवाह भी फैलाई गई वो भी आरएसएस के मुख्यालय से संबंधित थी। तो एक तो आरएसएस का मुख्यालय है वहां पर, और दूसरा वो मुख्यमंत्री और गृह मंत्री फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस की का गृह नगर है। तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंट होता है कि मोटिव क्या रहा होगा कि उन दोनों को बदनाम करने के लिए वो वहां पर दंगा किया गया। लेकिन इसमें भी जो विपक्षी दल है महाराष्ट्र के, एक शिवसेना का सामना में कोई आर्टिकल आया था, उसमें उन्होंने कुछ बहुत ही विचित्र बातें कही थी, जो कि औरंगजेब की वाहवाही करने के लिए थी कि औरंगजेब बहुत अच्छा आदमी था, और उसको तो मतलब राष्ट्र नायक मानना चाहिए, ऐसा कुछ कहा था। जो कि बाला साहब ठाकरे की जो विचार है उनसे बिल्कुल ही भिन्न है। तो वहां पे महाराष्ट्र की भी किसी भी पार्टी ने इसको हिंदू मुस्लिम दंगा या सरकार ने कंट्रोल की या ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए ये दंगे करवाए। मतलब जो बी टीम कॉन्सेप्ट है चल रहा है आजकल राजनीति में, कि अगर आप हार रहे हैं तो आप हर चीज को दूसरे पे ढोलने की कोशिश कीजिए, और जो मुख्य विषय पे नहीं, तो ऐसे हटाने के लिए इस तरह के आरोप लगाइए। जैसा कि आपने पहले भी हुआ कि जब अबू आजमी ने एक स्टेटमेंट दिया था, तो भी जब उनको उनके औरंगजेब के बारे में स्टेटमेंट में जो, तो जब उन विधानसभा में हंगामा किया सत्ताधारी दल ने, तो भी लोगों ने यही कहा कि इससे ध्यान भटकाने के लिए, तो एक ये ध्यान भटकाने वाली थ्योरी नई विशेषकर महाराष्ट्र में लगाई गई है कि सरकार अपनी असफलताओं का कैसे ध्यान भटकाने के लिए।
और ताकि वो एक्चुअली में वो भी विमर्श नहीं कर सके वास्तव में जो क्या प्रॉब्लम है उससे। विपक्ष भी जानता है कि असली में प्रॉब्लम क्या है, लेकिन वो भी इस तरह की बहानेबाजी लगा रहा है। तो खैर, और सबसे एक आप इंटरेस्टिंग होगा, अजीत अजीत अंजुम नाम का जो पत्रकार है, जिसके करीब 7 या 8 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पर, पहले किसी बड़े टीवी चैनल से कनेक्टेड था, आजकल खुद ही अपना चैनल चलाता है, बड़ा पत्रकार है और वामपंथी पत्रकार है। उसने एक नया एलन मस्क का कोई एआई का टूल है, उसके बारे में एक वीडियो बनाया और उसने कहा है कि आप कुछ भी पूछ लो, मोदी की असफलता ही बताता है। तो मेरा उनसे एक ही सवाल है कि आपने राहुल गांधी के बारे में पूछा उससे? यदि वो राहुल गांधी के बारे में पूछेंगे तो उतना बुरा बताएगा कि आप खुद को शर्म आ जाएगी वो सुनते हुए। तो ये जो दो एचएम इश्यूज हैं, इनके बारे में ये मेरे विचार थे। आपको कैसे लगे ये बातचीत? अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब, इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरा चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।